लिखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग आज के लिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, जो मैं भी लिखाने जा रहा हूँ। आज काफी सारा क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग करेंगे, लेकिन वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल है, तो आप लोग इसके बगल में एन लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि हाँ किताब में ये मिलने वाला है। लिखो क्वेश्चन सब लोग। इफ A, B, C, D and P are distinct real numbers such that A square plus B square plus C square whole thing into P square minus 2 times of AB plus BC plus CD into P plus B square plus C square plus D square is less than equal to 0। स्क्रीन पे देख लो कैसे लिखा हुआ, is less than equal to 0, then show that A, B, C, D are in GP। क्वेश्चन के बगल में मैं रेड कलर से N लिख देता हूँ, विच विल सिग्निफाई कि ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, ताकि जब आप करें तो आपको घबराहट नहीं हो, आपको याद आ जाए कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ कॉपी में कराया हुआ है। ओके, एक बार जल्दी से सब लोग क्वेश्चन को रीड कर लो 10 सेकेंड में मन में, फिर अपन इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हो गया पढ़ना? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देखो कि ये जो भी कुछ अपने को दिया हुआ है ये लेस देन इक्वल टू 0 है। इसी को एक बार कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ये दिया हुआ है मेरे को कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं तो देखो, तो ये लिखना उचित होगा क्या कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ। क्यों लिख रहा हूं ऐसा आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आई वांट टू राइट बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp और प्लस से सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp, डी को स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, cdp प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर। ये यहाँ से आया, फिर माइनस 2ab इंटू पी, तो माइनस 2abp यहाँ से आया, और बी स्क्वायर मैंने यहाँ से ले लिया तो ये बी स्क्वायर आ गया। फिर सिमिलरली बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू पी, और उसके साथ मैंने ले लिया यहाँ वाला सी स्क्वायर, और लास्टली इट वाज लाइक सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी डी इंटू पी, और लास्टली वी टुक डी स्क्वायर। अब ऐसा लेने से बेटा फायदा क्या हो वो आप ऑब्जर्व करो। मैं इस पार्ट को पहले ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। ग्रीन वाले पार्ट को आप लोग ध्यान से सोचो, कैन वी से कि इट इज AP माइनस बी का होल स्क्वायर। यस सर। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, व्हाट डू यू से अबाउट दिस ब्राउन पार्ट? BP माइनस C।
ये हो गया बेटा बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। फिर इसी तरीके से जो आखिरी वाला बचा हुआ है, मान लो कि इसको पिंक से हाईलाइट कर दिया जाए, ये क्या है? CP minus D. प्लस सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे को एक बात बताओ कि कभी अगर कहीं पे भी कुछ चीज का स्क्वायर लिखा हो, ए स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0. इस चीज का मिनिमम अगर कोई मेरे से पूछे तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो सकता है? मिनिमम 0। क्या ये बात सबको समझ में आता है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर. अब हाँ सर। थोड़ा सोचो कि 3 ना स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है, तो हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि देखो यार 3 स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इंडिविजुअली। कोई भी वैल्यू हो सकता है इसका, लेकिन या तो वो वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, उससे छोटा तो नहीं हो सकता आई थिंक। फिर सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है और ये वाला पार्ट भी 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है। तो तीनों को जोड़ के एक बात तो कंफर्म हो गया कि नेगेटिव तो कुछ नहीं मिल सकता है मेरे को। तो मैं अगले स्टेप में बोलूंगा कि देखो यार नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर, ये सारा मिला के अल्टीमेटली आना तो 0 ही चाहिए। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, वापस से एक प्रॉब्लम है कि 3 किसी भी नेचुरल नंबर को जोड़ के हमको कभी 0 नहीं मिल सकता। मतलब आप इमेजिन करो कि क्या किसी 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 आ सकता है कभी भी? लाइक 1 + 2 + 3 तो 6 आएगा, 2 + 3 + 4 तो मान लो कितना आएगा? 5 4 9 आएगा। कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 तो नहीं आ सकता। तो अगर 3 पॉजिटिव चीजों को जोड़ के 0 आ रहा है तो ये बस एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है, एंड दैट सिचुएशन इज कि जब इंडिविजुअली ये लोग सब लोग किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। यही एकमात्र पॉसिबिलिटी है। देखो ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो। हाँ केशव, सर. खुशी। हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर। हाँ. चलो ओके, तो फिर मैं बोलूंगा कि देयरफॉर क्या होना चाहिए? AP माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। Similarly, BP minus C must also be equal to 0 and CP minus D should also be equal to 0। ये तीनों पार्ट इंडिविजुअली किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा है बेटा तो फिर P का वैल्यू कितना हो जाएगा? B/A। यहाँ से P का वैल्यू कितना हो जाएगा? C/B। और यहाँ से P का वैल्यू कितना हो जाएगा? D/C। आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ सर। अब तीनों में आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? P ही लिखा हुआ। तो तीनों का यदि LHS इक्वल है तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज B/A इज इक्वल टू C/B इज इक्वल टू D/C, एंड विच इम्प्लाइज कि A, B, C, D आर इन GP, क्योंकि ये GP का ही तो डेफिनेशन है। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आई होप कि क्लियर है सबको। हाँ सर. चलो अब मैं इसको एक स्क्रीन पे ला देता हूँ, सोल्यूशन का फोटो ले लो आप। ये लो, फोटो लेना हो गया सबका? हाँ सर। हाँ। बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का ही है, तो साइड में एन लिख देंगे हम लोग। इसमें लिखो इफ a पावर x कॉमा b पावर y कॉमा c पावर z आर इक्वल एंड a कॉमा b कॉमा c आर इन GP, then show that 1/x comma 1/y comma 1/z are in AP. Then show that 1/x comma 1/y comma 1/z are in AP.
फटाफट सब लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लो मन ही मन में। हो गया पढ़ना? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, हो गया पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो आओ बिगिन करते हैं। देखो ध्यान से देखो सब लोग, एक बार अब स्क्रीन पे देखते रहना जब तक इसका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है? सुनो ध्यान से। इफ a पावर x, b पावर y, c पावर z आर इक्वल, मतलब ये तीनों व्यक्ति इक्वल, एंड a, b, c आर इन GP, देन शो दैट 1/x, 1/y, 1/z आर इन AP। ऐसा सेम क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऐसा सिमिलर एक दो सिचुएशन शायद पहले हम लोग एनकाउंटर कर चुके हैं, ठीक है? कुछ नया नहीं होगा हम लोगों के लिए। याद रखना कि इसमें पहले अपने को बोला हुआ सोल्यूशन में कि a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z, ठीक है? ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। और जब कभी भी किसी एक क्वेश्चन के अंदर में आप देखना कि तीन इक्वल्स, मतलब तीन चीज एक दूसरे से अगर इक्वल है, मतलब दो इक्वल साइन अगर यूज हुए, तो ऐसा 99.99% सवालों में हम लोग को इसको इक्वल टू के मान लेना चाहिए। मैं अपने बात को फिर से रिपीट करता हूँ। इफ इन एनी क्वेश्चन आपको तीन चीज का इक्वालिटी दिया हुआ है और उसमें दो इक्वल साइन का यूज हुआ है, तो हमेशा आप इस पूरे स्ट्रक्चर को इक्वल टू के मान के अपना सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए, और आप देखिएगा कि आपको फायदा होगा ही होगा 100%। क्या ये बात सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो फटाफट, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से चलो, देखते चलो। दिस इम्प्लाइज a पावर x, अच्छा इसमें मैं लेट ले लेता हूँ कि मान के चल रहा हूँ मैं, a पावर x इज इक्वल टू k, कॉमा b पावर y इज इक्वल टू k, कॉमा c पावर z इज इक्वल टू k, ठीक है? यहां से सोचो जरा कि a का वैल्यू क्या होगा? k पावर 1/x, b का वैल्यू क्या होगा? k पावर 1/y, और c का वैल्यू क्या होगा? k पावर 1/z। देखो तो किसी स्टूडेंट को यहाँ तक में डाउट है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? नहीं सर। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये पूरा? हाँ सर। ओके, इसके बाद में ये तो हो गया फर्स्ट हाफ का इंटरप्रिटेशन कि इसका क्या करना था। फिर सेकेंड हाफ में स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है कि a, b, c आर इन व्हाट? दे आर इन GP। तो अगर a, b, c GP में है तो इसका मीनिंग क्या होगा? रिकॉल करो इसको। तो मैं एक इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ इन तीनों को, ठीक है? और इसके बाद में a, b, c आर इन GP, इट मीन्स आई थिंक कि b by a इज इक्वल टू c by b, विच मीन्स, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगेन b by a इक्वल टू c by b, विच मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ठीक है? अब b का वैल्यू क्या है वो देखो, k पावर 1/y, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू a का वैल्यू k पावर 1/x इंटू c का वैल्यू k पावर 1/z। सिंस इन दोनों का बेस सेम है, k है, तो पावर क्या होना चाहिए? ऐड। तो ये हो जाएगा k पावर 1/x प्लस k पावर 1/z, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा k पावर 2/y। अब दोनों साइड सिंस बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर कर सकते हो, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ठीक है? और आपको याद होगा कि अगर a, b, c अगर AP में होता है तो देयर वाज अ प्रॉपर्टी कि ट्वाइस b यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू a प्लस c होता था। तो उस तरीके से अगर आप सोचो तो 2 टाइम्स ऑफ 1/y इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 1/x प्लस 1/z। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 1/x, 1/y, 1/z आर इन AP। ये तो ऐसा बोल सकते हो। और अगर किसी स्टूडेंट को ये समझने में ज्यादा दिक्कत है तो भी कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? 2/y लिखा हुआ है, तो ऐसा करो कि एक 1/y माइनस 1/x यहाँ दिखा दो, और इक्वल टू में लिख लो 1/z माइनस 1/y। तो इससे भी आप कह सकते हो कि देखो ये b माइनस a जैसा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और
ये राइट हैंड साइड में 1/z माइनस 1/y जो लिखा हुआ है दैट इज लाइक c माइनस b। तो देयरफॉर यहाँ से भी हम क्लेम कर सकते हैं कि a, b, c क्या चीज में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। देखो ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। थोड़ा पूरा पूरा। अच्छा ठीक है, तो फिर सोल्यूशन को मैं सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ, आप लोग कॉपी मतलब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लेना हो गया सबका? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा एनसीईआरटी का ही है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना और इसको स्टार मार्क कर लेना, तो इसमें काफी स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम वगैरह होता है ये क्वेश्चन को लिखने में और समझने में। लिखो। हाँ, डाउट है किसी को? सर एक्चुअली मैं जूम बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बार बार क्लोज हो रहा है, मेरे को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा आपका आवाज। बेटा आज तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये समस्या हो सकता है, आप एक बार देखो, अटेंड करो। बहुत हैंग मार रहा है, अपना बंद हो जाता है बीच बीच में। वो आपका नेटवर्क का इशू है मेरे हिसाब से शायद। तो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम भी हो सकता है सर, क्या करें? अब क्या करोगे? आप देखो जितनी देर बर्दाश्त कर सकते हो करो, फिर बाकी तो फिर क्या बोल सकते हैं अभी। ठीक है, आप लीव कर दो, मैं देखता हूँ अगर कोई बैकअप का व्यवस्था हो सका तो मैं कर दूंगा आपके लिए। सर जितना हो सकता है। हाँ, जितना हो सकता है उतना कर लो। चलो बाकी लोग लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है और मैं रेड कलर से इसके लिए स्टार बना देता हूँ। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। लिखना ध्यान से, P, Q, R, R in GP, R in GP, and the equations Px square plus 2qx plus R equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root. Prove that d by p, comma, e by q, comma, f by r are in AP. ठीक है, सब लोग मन ही मन एक बार सवाल पढ़ लो, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा अच्छे से पढ़ना, 3-4 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और फाइनल आंसर सबको मिला के ही आएगा। स्टार्ट करूं? हाँ ओके, एकदम ध्यान से धीरे धीरे हम लोग एक एक पार्ट को एनालाइज करके लिखेंगे, पहले गिवन क्या और फिर बाद में सोचेंगे कैसे प्रूव करें। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, P, Q, R आर इन GP। कोई मेरे को बताएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है? Q by P equal R by Q. Q by P is equal to R by Q। वेरी गुड। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो Q स्क्वायर इक्वल टू PR लिख सकता हूँ शायद, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये पिंक वाले लाइन का मतलब। सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके ओके, उसके बाद में ये वाला लाइन देखो क्या अजीब सा बात बोल रही है, द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। इसका क्या मतलब? सर दोनों का जीरोस इक्वल है। दोनों का जीरोस इक्वल है? नहीं,
एक एक नंबर दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा ठीक, देखो मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0, ये ऑब्वियसली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो सोल्यूशन आएगा और उसी दो सोल्यूशन को इसका दो रूट बोला जाता है। सपोज करो कि एक रूट का नाम है कुछ भी ले लो अल्फा 1 और दूसरे रूट का नाम है बीटा 1। अल्फा बीटा लेटर से तो कोई समस्या नहीं है ना आप लोग को? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। मतलब दो आंसर आना चाहिए इसका बेसिकली। वन आंसर इज अल्फा 1 एंड अनदर आंसर इज बीटा 1। ओके, एंड से dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो इसका भी दो आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पहले वाली इक्वेशन के दोनों आंसर में और दूसरे वाली इक्वेशन के दोनों आंसर में एक आंसर कॉमन होना चाहिए। मतलब या तो इसका रूट अल्फा 1 और बीटा के टाइम पे कुछ और आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर इसका रूट ऐसा हो सकता है कि अल्फा 1 डिफरेंट आ जाएगा, मतलब अल्फा में अल्फा 2 आ जाएगा और बीटा में बीटा 1 आ जाएगा। मतलब जो दो रूट इसके आएगा ना सेकेंड इक्वेशन के, वो पहली इक्वेशन के दोनों रूट में से किसी एक के साथ कॉमन होगा और दूसरा रूट अलग होगा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। क्या ये समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। सर किसी स्टूडेंट को डाउट है इस चीज में? रिस्पॉन्ड करो। मुझे आपके अभिलाषा मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ बेटा, एक बार रिपीट करो खुद को। सर एक बार और समझा सकते हैं? आपकी आवाज हाँ, कट हाँ। कट के आ रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं एकदम बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा अभिलाषा, ध्यान से सुनो आप। मैं कह रहा था कि फर्स्ट इक्वेशन का ऑब्वियसली दो रूट आएगा, तो एक रूट को मैं कह रहा हूँ अल्फा 1 और दूसरे रूट को मैं कह रहा हूँ बीटा 1। ठीक है, फिर हाँ मैं सर। कह रहा हूँ कि सेकेंड इक्वेशन का भी दो रूट आना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का जो दो रूट आएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से सेकेंड इक्वेशन के दोनों रूट में एक रूट जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से कॉमन होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि सेकेंड इक्वेशन का रूट्स या तो अल्फा 1 और बीटा 2, ऐसा हो सकता है कि अल्फा 1 बिकेम द कॉमन रूट और बीटा 2 इज द न्यू रूट, एक नया रूट है उसके पास। या फिर ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड इक्वेशन का अल्फा के जगह पे कोई नया रूट आएगा अल्फा 2 और बीटा की जगह पे लेकिन सेम रूट कंटिन्यू होगा बीटा 1। मतलब इन दोनों में से कोई एक आदमी तो पक्का इसका रूट रहेगा ही रहेगा। देखो सारे स्टूडेंट्स बताओ मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। पक्का सबको क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, सानिया आप लाइन पे हो? सानिया आपको समझ में आया ये सारा? तो बीच में से कट कट के आ तो रहा है, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं आपसे लास्ट में बात करते हैं क्लास के। ठीक है, एक बार आप लेकिन लाइन पे रहना, कोशिश करना आप जितना आ जाए समझ में। ठीक है, चलो तो मैं इस पार्ट को एक बार अब रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक कि ये सारा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया आप लोग को। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड द रूट ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन। फाइंड करते हैं कि इसका रूट क्या होगा। तो नाउ px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर मैं इसका रूट निकालना चाहूँ तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी के जगह आएगा माइनस ऑफ 2q प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2q का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि p इंटू सी यानी कि r डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p। दिस इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p, ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू होगा माइनस 2p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4pr माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p फ्रॉम 1। मतलब आप देखो एक में क्या दिया हुआ था कि क्यू स्कोर का वैल्यू किसके बराबर है, पीआर के बराबर है।
देखो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ रिस्पॉन्ड सर। करो एक बार। हाँ सर। ओके, तो हाँ, क्यू सर। स्क्वायर के जगह पे मैंने पी आर बिठा दिया, और अब ये रूट के अंदर में 4pr माइनस 4pr लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये जो पूरा रूट वाला पार्ट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो अब मैं कहूंगा कि x इक्वल टू क्या बचे? -2p डिवाइडेड बाई, अच्छा नहीं, ऊपर तो एक गड़बड़ हो रहा है, हाँ q होना Q। चाहिए। क्यों होगा? हाँ हाँ 2q होगा बिल्कुल। तो अपने पास में बचेगा, ऊपर आएगा -2q और नीचे आएगा 2p, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे? -q/p। ठीक है, अब -q/p, तो यहाँ से आंसर होगा x इक्वल टू -q/p कॉमा -q/p। मतलब आप ऐसा सोचो कि इसके साथ में क्या था? +-0, तो एक बार -q + 0/p, तो यानी कि फर्स्ट वाला रूट, और एक बार -q - 0/p, तो सेकेंड वाला रूट। तो ये दो रूट आए। देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। अच्छा, हाँ अब सर। ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। ओके, एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अब इसके बाद में क्या है, देखो कि सपोज करो कि ये पहला वाला α1 है और दूसरा वाला β1 है, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। α1 का वैल्यू भी -q/p है और β1 का वैल्यू भी -q/p है। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो इसका मतलब है कि चाहे α1 दूसरे वाले इक्वेशन का रूट हो और चाहे β1 दूसरे वाले इक्वेशन का रूट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली हम लोग ये कह सकते हैं कि देयरफॉर -q/p इज द कॉमन रूट। देखो, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि α1 कॉमन रूट अगर हुआ तो भी -q/p ही कॉमन रूट होगा, और अगर β1 कॉमन रूट हुआ तो भी -q/p ही कॉमन रूट होगा। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आया। एक बार और रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर इसका रूट है, ठीक है, मतलब इस चीज को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। सपोज करें कि आसान सा इक्वेशन लेते हैं, x² प्लस से 5x और माइनस से 6 इक्वल टू 0। तो इनटू करने पे 6 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को 5 चाहिए। तो x प्लस कितना हो जाएगा ये वाला 6 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा शायद। रिस्पॉन्ड करो, समझ में आ रहा है हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से x इक्वल टू कितना है? -6, 1 आया। ठीक है, तो जो ये रूट आया इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगा। अब देखो 1 डाल के देखो क्या आएगा। 1² प्लस 5 इंटू 1 -6, यानी कि 6 - 6 इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू क्या हो रहा है? RHS हो रहा है। मतलब ये जो 1 है, ये पूरे इक्वेशन को अल्टीमेटली क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये आ रहा है समझ में? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। तो सिमिलरली हाँ सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि -q/p इज द कॉमन रूट, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि -q/p इज द रूट ऑफ dx² प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। मतलब जो दूसरा इक्वेशन था, उस इक्वेशन का -q/p क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। देखो ध्यान से स्क्रीन पे। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर -q/p बेटा इसका रूट है, ठीक है, तो -q/p आपको लगता है कि इसको सेटिस्फाई भी करेगा? हाँ सर। जैसे मैंने यहाँ ऊपर एक भी एक्सप्लेन किया ना कि इसका जो दो आंसर निकल के आता है, वो इस इक्वेशन को अल्टीमेटली क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। हाँ सर। तो इसीलिए -q/p क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि d -q/p का होल स्क्वायर प्लस 2e टाइम्स ऑफ -q/p प्लस f मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ आई सर। होप कि आ गया समझ में सबको।
अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अब ये क्या हो जाएगा, d इंटू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2EQ बाई पी और प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया मेरे को। अब एक हिंट है यहाँ पे, हिंट ये देखो कि आपको फाइनली प्रूव क्या करना है। तो आपको फाइनली प्रूव करना है ये वाला चीज कि d बाई पी, e बाई क्यू और f बाई आर किस में होना चाहिए, AP में। ठीक है, तो मतलब मेरे को d के नीचे p चाहिए, E के नीचे Q चाहिए और F के नीचे क्या चाहिए, R चाहिए। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो D के नीचे P है, E के नीचे Q नहीं है और F के नीचे क्या नहीं है, R नहीं है। स्टूडेंट्स बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं सबसे पहले क्या सोच रहा हूँ कि पूरे इक्वेशन के प्रत्येक टर्म को R से डिवाइड कर दो। मतलब आप ऐसा सोचो कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाई R क्या मिलेगा मेरे को, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा d क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर R माइनस 2EQ बाई पी आर और प्लस F बाई आर मिलेगा मेरे को। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब बस एक चीज रिकॉल करना है आपको कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना था, पी आर, इक्वेशन 1। तो हम लोग ये वाले स्टेटमेंट को अब यूज करेंगे कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप देखो, डी स्क्वायर डी इंटू क्यू स्क्वायर के जगह आई वांट टू राइट पी आर और नीचे है पी स्क्वायर आर माइनस 2EQ। यहाँ पे मेरे को E के नीचे Q चाहिए था, तो मैं PR के जगह पे जानबूझ के लिखना चाहता हूँ Q स्क्वायर प्लस F बाई आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो R से R कट गया, P से P कट गया, Q से एक Q कट गया और अपने पास में क्या बचा वो देखो, D बाई पी माइनस 2E बाई क्यू प्लस F बाई आर इज इक्वल टू 0। बस हम लोग अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2E बाई क्यू इज इक्वल टू, मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये राइट हैंड साइड चला गया तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। तो 2E बाई क्यू इज इक्वल टू D बाई पी प्लस F बाई आर। अगेन रिकॉल दैट थिंग कि अगर A कॉमा B कॉमा C AP में है तो बेटा उस टाइम पे 2 टाइम्स ऑफ B वाज इक्वल टू A प्लस C, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमसे कहेगा कि भैया D बाई पी कॉमा मिडिल टर्म मस्ट बी E बाई क्यू कॉमा F बाई आर, आर इन व्हाट, AP। तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन। देखो सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार रिस्पॉन्ड करो सब लोग, हाँ या ना। हाँ सर। मैं पूरे सोल्यूशन को एक बार ट्राई करता हूँ कि सिंगल स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन बेटा देखो थोड़ा लंबा था तो मैं ना थोड़ा देर वेट करता हूँ, लाइक 30 सेकेंड। आप लोग एक बार पूरे सोल्यूशन से गो थ्रू कर लो एक बार में क्वेश्चन के साथ। आई एम वेटिंग फॉर से 30 सेकेंड्स। और कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो पूछ लो आप अभी के भी। सर हाँ सर कोफिशिएंट के रेशियोज को इक्वेट नहीं कर सकता सर? यार कर सकते हैं, लेकिन इन लोग में अभी क्या है कि वो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट वगैरह पढ़ाया नहीं है, तो वो अचानक से बताना मतलब समझ रहे, रिस्की हो जाएगा। ठीक सर एक्स का वैल्यू कैसे निकाला है एक ही बार में, वो फॉर्मूला एक्स का कैसे वैल्यू, फॉर्मूला बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार। क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। रिकॉल हुआ? हाँ 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 अब याद आया। हाँ, और विनायक मतलब ये जो नॉर्मल सीबीएसई सिलेबस है ना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, आप ऐसा समझो, समझे। तो वो सब क्राइटेरिया यहाँ नहीं बताया जाता, तो इसलिए डायरेक्टली अगर स्कूल वाले में अप्लाई कर दोगे तो कटवा मतलब कट जाएगा वो। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है, फिर मैं हटाऊं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, तो आई होप कि स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। मैं हटा रहा हूँ फिर इसको, ठीक है।
ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेने के बाद में अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सांस वांस ले लो ठीक से, देखना कोई स्टूडेंट बेहोश वेहोश नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से लिखना। इफ A and B are the roots of the equation x square minus 3x plus p equal to 0 and C and D are the roots of the equation x square minus 12x plus q equal to 0, ठीक है, where A, B, C and D are in GP. Then prove that Q plus P divided by Q minus P is equal to 17 divided by 15. Is equal to 17 divided by 15. This is the question. सब लोग, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से सवाल को पढ़ लूं, ट्राई टू फील कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उस बात को समझने का ट्राई करूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना हो गया सबका, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, अब एकदम ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहो, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या ये क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले मैं एक कॉमन बात है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले उसके विषय में ना सुना, ठीक है, ये नोट जैसा होगा, ये आपको आज के बाद में याद रखना है। देखो A, B, C, D, अगर ये 4 नंबर है, 4 नंबर्स जिनका रेशियो ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि A by B is equal to C by D. If A, B, C, D are 4 numbers such that A by B is equal to C by D, then A, B, C, D are called in proportion. देखो तो ये चीज सुना हुआ है आप लोग का? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। ओके, मतलब ये चीज तो है जो है ही सही, साथ में इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो सब सारा एक बार बता लेना चाहता हूँ आगे प्रोसीड करने से पहले। अगर कोई भी 4 नंबर, ध्यान से सुना, जिनके लिए नया है उन लोग भी टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज को एकदम बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 नंबर है A, B, C, D, ठीक है, जिसके बीच में ये प्रॉपर्टी है कि A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D, then these 4 numbers are called in proportion. इनको बोला जाता है कि A, B, C, D are in proportion, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी आप देखो, ध्यान से देखना और याद रखने का ट्राई करना है आप लोग को कि if A by B is equal to C by D, then
आप ऐसा समझो कि a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी। इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, बहुत ही सिंपली इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो a बाई बी वॉज इक्वल टू सी बाई डी। आप दोनों साइड ना 1 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सोचो। ये हो जाएगा a बाई बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। और जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। आई होप कि समझ में आया सबको। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो। तो बहुत बार ये प्रॉपर्टी काम में आता है, तो हम लोग बार बार प्रूव नहीं करते रहते, हम लोग एक बार में डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लेते हैं। इसको बोला जाता है कॉम्पोनेंट। फिर एक दूसरा और रिजल्ट है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो एक तो हमने बोला कि a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। दूसरा रिजल्ट होता है कि a माइनस पी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। मतलब अगर आप दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो एलसीएम लेके आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को बोला जाता है, इट इज कॉल्ड डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक है। एक हो गया कॉम्पोनेंडो और दूसरा क्या हो गया, डिविडेंडो। अब ऐसा है कि इन दोनों को यदि आपस में डिवाइड कर देते कि ध्यान से देखना, a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी बाई डी। तो डी डी कट जाएगा, b भी कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। और इस रिजल्ट को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और याद रखना कि हम लोग इतना ज्यादा जितना तामझाम मैंने दिखाया है उतना कुछ करने का मतलब नहीं होता। आप सिंपली ये समझो कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला विल बी इक्वल टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। एंड दिस डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिख रखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। और ये क्या है कि हमारी इस चैप्टर में बहुत जगह पे हम लोगों के काम आएगा, ठीक है। और इस ब्लू वाले प्रॉपर्टी का जो पूरा प्रूफ है वो मैंने आपको इस पूरे पार्ट में एक्सप्लेन किया। देखो सबको समझ में आया कि नहीं आया, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मतलब आज के बाद में कभी भी हमको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी का सिचुएशन अगर कहीं पे मिलेगा और अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं डायरेक्टली ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा एंड आई विल से कि आई एम यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड यू ऑल हैव टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली कि अच्छा हाँ सर समझ में आ गया, ये आपने बता रखा है। क्लियर हुआ सबको, रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो दिस वाज वन प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। हम लोग एक प्रॉपर्टी और है उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं जब ये बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों के कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में काम में आएगा, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से सुनो। एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है ना, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी। मतलब न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, या फिर न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर दो। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ईच रेशियो प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका भी बहुत ही इजीली प्रूफ दे सकते हैं। कैसे प्रूफ दे सकते हैं, देखो अगर मैं बिगिनिंग वाले को लिखूं कि भैया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इसको अगर मैं मान लूं कि ये कोई k के बराबर है, एक बार ध्यान देना कि बाद बाकी जो पार्ट है वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे। एक बार सिर्फ ये बिगिनिंग वाला पार्ट आपको गिवन, आप ऐसा सोचो कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी और मैंने मान लिया कि दैट इज इक्वल टू k। तो इस सिचुएशन में बेटा a इक्वल टू कितना होगा b के, और c इक्वल टू कितना होगा d के।
अब अगर मैं ए का वैल्यू और सी का वैल्यू सपोज करो कि इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, बी के प्लस डी के बाई बी प्लस डी। तो ऊपर से के कॉमन ले लो, क्या बचा, बी प्लस डी बाई बी प्लस डी। बी प्लस डी कट गया, अल्टीमेटली क्या आया, ये आया। मतलब ये जो रेशियो था ये भी किसके इक्वल आया, के इक्वल आया। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्ड करो। हाँ और सिमिलरली अगर आप ये ए का और सी का वैल्यू थर्ड वाले में डाल देते हो तो उसमें भी क्या होगा, देखो, बी के माइनस डी के बाई बी माइनस डी। ऊपर से के अगर कॉमन ले लेते हो तो बी माइनस डी डिवाइडेड बाई बी माइनस डी। कट गया ये पूरा, क्या बचेगा यहाँ से, के। तो ये वाला रेशियो भी किसके इक्वल आया, के इक्वल आया। और सिंस इनिशियल ये दोनों भी के इक्वल ही था, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सारा ग्रीन वाला जो चार रेशियो मैंने लिखा है, ये चारों रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रिस्पॉन्ड करो सब लोग, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये हाँ। दूसरा प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है ईच रेशियो प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका, बताओ। ईच रेशियो प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी अपन ने सीखा। एक प्रॉपर्टी अपन ने सीखा कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि इफ a by b is equal to c by d, then we can directly write a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. That property is कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और दूसरा अपन ने सीखा कि अगर a by b equal to c by d है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर को ऐड कर लो और एक नया रेशियो बना लो। तो वो नया रेशियो भी पुराने वाले रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली इफ यू वांट तो आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों सब्ट्रैक्शन से भी आप एक रेशियो नया बना सकते हैं और वो नया रेशियो वापस से पुराने वाले रेशियोज के क्या होगा, इक्वल होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ईच रेशियो प्रॉपर्टी। मेरे को सब लोग एक बार कंफर्म करो कि क्या सारे स्टूडेंट्स को ईच रेशियो प्रॉपर्टी एंड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस सारे नौटंकी को मिटा के जो दोनों एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रूफ इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू, वो तो जस्ट मन को संतुष्ट करने के लिए, आपके मन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया, बाकी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं। एक प्रॉपर्टी बेटा होगा कि a by b is equal to c by d. This implies a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. This property is called componendo dividendo property. दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि if a by b is equal to c by d, then they are also equal to a plus c by b plus d, and it will also be equal to a minus c by b minus d. This is called each ratio property. Each ratio property. ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हटा दो मैं इसको अब। हाँ सर। ओके, आप लोग को ज्यादा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, आ जाओ अभी सवाल पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर ये प्रॉपर्टीज वगैरह मालूम हो तो। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मेरे को बोला कि a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, इससे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, आप लोग मेरे को बताओ कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। क्लास 10 में क्या आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऐसा कुछ पढ़ रखा है? हाँ सर। अच्छा, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 का रूट है a और b, तो कैन आई से कि a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 3 एंड ab शुड बी इक्वल टू p? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। सिमिलरली अगर c एंड d आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो आप लोग बताओ तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? C plus D equals to 12. हाँ, C into D is equal to Q. वेरी गुड। c प्लस d इज इक्वल टू बेटा 12 कॉमा c इंटू डी शुड बी इक्वल टू q। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा।
दिस इज से इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 4. ओके. अच्छा, अब एक चीज और देखो कि A, B, C एंड D आर इन व्हाट? जीपी. पिंक वाला लाइन देखो, समझ में आ रहा है सबको? दे आर इन व्हाट? जीपी. तो कैन आई से कि लेट स्मॉल a इक्वल टू लाइक कैपिटल A, small b equal to capital A times of R, small c equal to AR square and small d is equal to AR cube. देखो तो ये बोल सकता हूँ क्या? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. सब हाँ मतलब 4 टर्म एपी में है तो उस सॉरी 4 टर्म जीपी में है तो उस जीपी का फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया कैपिटल A, कॉमन रेशियो मैंने मान लिया कैपिटल R. तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल A, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू AR, थर्ड टर्म इज इक्वल टू AR स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू AR क्यूब. मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आया होगा. एक बार रिस्पॉन्ड कर दो सब लोग हाँ या ना. हाँ सर अच्छा. अब हम हाँ, कुछ सर. नहीं करेंगे. नाउ थिंग्स आर वेरी 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 सिंपल. ऑलराइट, एक बार हम लोग ये जो सम वाला रिजल्ट है हमारे पास में 2 इसका रेशियो लेंगे और उसके बाद में हम लोग के पास ये जो प्रोडक्ट वाला रिजल्ट है अगले स्टेप में उसका रेशियो लेंगे और उससे आंसर आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, 3 डिवाइडेड बाई 1. एकदम ध्यान पूर्वक देखना, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3. एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर हाँ सर ओके ओके. जो जीपी में अपन ने ये वैल्यूज मान रखा था इनको देखो थोड़ा. तो c का वैल्यू कितना होगा बेटा? a r स्क्वायर प्लस d का वैल्यू कितना होगा? a r क्यूब डिवाइडेड बाई a का वैल्यू a और b का वैल्यू a r. दिस इज इक्वल टू 4. ओके. न्यूमरेटर से आई थिंक कि मैं r स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ. तो मेरे को क्या मिलेगा देखो, a प्लस ए आर डिवाइडेड बाई a प्लस ए आर. ये मिलेगा मेरे को और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 4. दिस एम्प्लाइज r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई होप कि ये समझ में आया सबको. रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना. Yes, sir. बस. तो अब अपन अपने आखिरी sir. पड़ाव पे हैं. दिस टाइम आई विल गो फॉर इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. क्या मिलता है देख लेते हैं. 4 को थोड़ा ध्यान से देख लो, सी डी, और 2 को देख लो ए बी और क्यू बाई पी. तो ये मेरे को देगा सी डी बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी. सी डी बेटा याद करो तो सी का मतलब था ए आर. देख लो आप, स्क्वायर था कि क्यूब था? स्क्वायर था. ठीक है. तो सी डी मतलब हो जाएगा ए आर स्क्वायर, सी मतलब ए आर स्क्वायर और डी मतलब हो जाएगा ए आर क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई ए का मतलब तो ए होगा और बी का मतलब होगा AR दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी. देखो ए से ए गया, ए से फिर ए गया. ठीक है. और ऊपर अपने पास में टोटल r टू द पावर कितना आएगा? 5. ठीक है. और नीचे अपने पास में है r. तो लास्टली आई थिंक क्या बचेगा? r टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्यू बाई पी. रिस्पॉन्ड करो सब लोग. आया समझ के नहीं आया समझ? आया. ओके. बस लास्ट स्टेप बेटा, एकदम आखिरी स्टेप कि r टू द पावर 4 का वैल्यू अब कितना हो जाएगा अगर r स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो q बाई पी शुड बी इक्वल टू 16. Since r square is equal to 4, therefore r power 4 equal to 16. ठीक है. अब आप देखो कि इस पूरे क्वेश्चन को इतना तक पहुंचाने के बाद में आप इसको देखो, q plus p by q minus p. Are you getting feeling of componendo and dividendo? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर तो q by p आ गया मेरे पास में 16. तो अब 16 को मैं 16 ना सोच के क्या सोच सकता हूँ? और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से ऊपर वाला प्लस नीचे वाला डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इक्वल टू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1. दिस एम्प्लाइज q प्लस p बाई q माइनस p इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 15. देखो ये प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ ऑफ कंप्लीट. अब सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ. हाँ सर. क्लियर हुआ. ओके. तो अब मैं पूरे चीज को सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ आप लोगों के लिए. आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका.
सर हाँ सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया कि ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, बट हाँ जी। ये थोड़ी मेंशन किया कि बोले फर्स्ट 4 टर्म्स है। अच्छा नहीं, तो ये लोग कोई भी 4 टर्म्स अगर आप लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा आपको। और एक्चुअल में ए बी सी डी आर इन ओके जीपी बोलने का मतलब होता है कि यही चारों मिलके एक जीपी बना रहा है, मतलब एक ऐसा जीपी जिसमें यही 4 टर्म और कुछ है ही नहीं। ओके समझ रहे हो? मतलब ऐसा देखो, ठीक दो है सर, बात होता है। थैंक एक बात होता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर टर्म्स ऑफ जीपी, मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूँ। और मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी। इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब है कि देयर इज अ वेरी लार्ज जीपी जिसका कोई एक छोटा सा पार्ट होगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। लेकिन इफ आई एम सेइंग दैट ए बी सी डी यू। आर इन जीपी, इसका मतलब है कि उस जीपी में सिर्फ 4 ही टर्म, और वो चारों टर्म ए बी ओके सी डी खुद ही है। नहीं आया समझ? ओके आपको आगे क्लियर हुआ? समझो। ओके। अच्छा, बाकी हाँ स्टूडेंट्स सर। एक बार और मेरे को कंफर्म करो कि ये सवाल समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? हाँ सर आ हाँ सर। बहुत हाँ कम सर। लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सच बताओ। सर आया आगे समझ। हाँ अच्छा सर आगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो एक ना अब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, एक इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये भी एनसीईआरटी का है, इसको भी बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोग देखो, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा इजी है कंपेयर टू बाकी 2 क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया, ठीक है। जो इसको मैंने स्टार लगाया था कि नहीं लगाया था, इसको भी आप लोग स्टार लगा लेना। हाँ, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में कुछ भी उल्टा पुल्टा सॉल्व किए तो आंसर अटक जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन लिखो सब लोग। इफ A comma B comma C comma D are in GP, ठीक है, then show that ध्यान से लिखना, A square plus B square plus C square times of B square plus C square plus D square is equal to AD plus BC plus CD का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें खाली मैनिपुलेशन जो है वो थोड़ा मतलब अलग टाइप का है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं। ध्यान से एक बार 10 सेकंड में सब लोग सवाल पढ़ लो, फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करो। हो गया पढ़ना? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो। ओके, अब है हाँ सर। बेटा, अनम्यूट करो खुद को। हाँ सर। अच्छा बताओ मेरे को, इस बार आपको क्या फीलिंग आ रहा है कि दे आर पार्ट ऑफ जीपी, कि यही लोग 4 टर्म है उस जीपी का? ये लोग 4 टर्म है। गुड। तो इस बार आप मेरे को गाइड करो थोड़ा सा, मैं क्या लिखूं? ए को मैं क्या ले सकता हूँ? सर ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए। बी बताओ बेटा। ए आर। ए आर। सी बताओ। ए आर स्क्वायर। एंड डी ए आर क्यूब। क्यूब। अच्छा, मैं सारे स्टूडेंट से एक बार पूछता हूँ, ये जो मैंने लिखा इसमें किसी को डाउट है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं सर। नहीं सर। ओके, ऑलराइट। अब एकदम ध्यान से मैनिपुलेशन को देखना, कहीं कुछ मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। मैनिपुलेशन बहुत ही बढ़िया मैनिपुलेशन है। अगर अपन एलएचएस की बात करें तो मैं क्या करूंगा ना कि एलएचएस पहले चलो लिख ही लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इनका वैल्यू डालूं तो ए के जगह पे आएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पे आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर के जगह पे आएगा कैपिटल ए स्क्वायर, लेकिन आर टू द पावर हो जाएगा 4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर बी का वैल्यू हो जाएगा अगर डालते हैं तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, सी के जगह पे डालेंगे तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 4,
और डी के जगह पर डालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। मैं 5 सेकंड रुका हूँ, सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ये आया समझ के नहीं आया समझ? सर आया समझ। ओके, वेरी गुड। अब फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, इस पिंक पार्ट में से बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं और ग्रीन में से क्या कॉमन ले सकते हैं? A square. ए स्क्वायर पिंक में से ए स्क्वायर, वेरी गुड। तो 1 प्लस, मैं एक बार लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। और ग्रीन में से A R square. square. A square, R square. A square R square ए स्क्वायर आर स्क्वायर, वेरी गुड। square. अंदर क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस 1 plus आर R स्क्वायर प्लस आर plus टू द पावर 4। सब लोग कंफर्म करो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो बाहर दोनों लोग पड़ा हुआ है, ये वाला गोला और ये वाला गोला, इन लोगों को मर्ज कर सकते हैं और ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर। और ये जो दोनों ब्रैकेट में है, मैं मार्क कर देता हूँ, ग्रीन और ग्रीन, ये दोनों सेम ही टर्म है, खाली मल्टीप्लाइड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि x इंटू एक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो इस बार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। देखो ये आया समझ में सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर सर हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया। आप सपोज करो कि हम लोग के LHS का वैल्यू से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट RHS। सर, हाँ बताओ। सर RHS में A B होगा क्या शायद? अच्छा हाँ, मेरे को भी थोड़ा गलत लग रहा है, ए बी होना चाहिए। आप लोग रेक्टिफाई कर लो, ए बी होना चाहिए, ए बी बी सी सी डी, ए बी। चलो देखो, तो RHS में है अपने पास में बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, ए इंटू ए आर यानी कि ए स्क्वायर आर। बी सी का मतलब हो जाएगा ए आर इंटू ए आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आर क्यूब। तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब। और सी डी का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू मतलब ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब यानी कि ए का तो होगा स्क्वायर और आर का पावर हो जाएगा कितना? 5, और पूरे के पावर में कितना रहेगा? स्क्वायर। आई होप कि समझ में आया सबको। आगे देखो, मैं एक बार आप लोग से कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरे को बताओ कि ये पिंक वाले पार्ट में से कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा? ए स्क्वायर आर A square R. ए स्क्वायर आर, गुड। तो ये होगा ए स्क्वायर आर, और अंदर उस टाइम पे क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। लेकिन ये जो स्क्वायर है, ये डू यू थिंक कि पूरे पे लगाया हुआ है? हाँ सर हाँ हाँ सर। बस आ गया आंसर, बस आ गया आंसर। अब आप देखो, ऐसा तो पता ही होगा आपको कि एक्स वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए पावर 4 आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों आपको एग्जैक्टली टर्म बाय टर्म पूरा सेम दिखाई देगा। एंड देयरफॉर 1 एंड 2 इन दोनों से हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। देखो सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर मैं पूरे को सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ। ये है सोल्यूशन आप लोगों का, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। लेना हो गया? हाँ सर। ओके, तो अब ना एक काम करो आप लोग, मैं पूरे जितना भी पार्ट मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, और फिर अगर आप लोग को ऐसा लगे कि हाँ दम बचा है आप लोगों में, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, और दम अगर नहीं बचा तो यहाँ रोक देंगे आज, ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा बताओ। सर आप आज का मीटिंग का पूरा रिकॉर्डिंग भेज पाओगे क्या? क्योंकि बहुत अनस्टेबल था आज इंटरनेट कनेक्शन। मतलब देखो, मैं रिकॉर्डिंग करने का ट्राई तो कर रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग ढंग से हो गया तब तो शेयर कर लेंगे, पर नहीं हो पाया तो मतलब मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता, बट आई एम ट्राइंग। अगर हो गया तो मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, हाँ ठीक है सर। ठीक है। हाँ।
ओके, चलो अब एक बार देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें किसी को डाउट था? मतलब इसमें जनरली हमने क्या किया कि टर्म्स को रीअरेंज करके होल स्क्वायर क्रिएट किया, 3 होल स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर तीनों होल स्क्वायर का सम जो है दैट वाज इक्वल टू 0, और 3 चीज के होल स्क्वायर का सम कभी भी इक्वल टू 0 होगा, तो याद रखना कि सारा वो होल स्क्वायर वाला चीज इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता। 3 पॉजिटिव नंबर का सम तभी 0 हो सकता है जब तीनों नंबर इंडिविजुअली क्या हो, 0। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो उसके थ्रू हम लोग को फिर ये जीपी प्रूफ करना था, मिल गया था जीपी। उसके अलावा ये एक लल्लू सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप लोग को ये चीज सीखने का था कि कोई भी सवाल में कभी भी 3 चीज के बीच में अगर इक्वालिटी दिया हुआ हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी कोई भी सवाल में 3 चीज के बीच में अगर इक्वालिटी दिया हुआ हो, यानी कि 2 इक्वल साइन यूज किया हुआ हो, तो हमेशा आप तीनों चीज को इक्वल टू के पकड़ के स्टार्ट करना, और इक्वल टू के पकड़ के स्टार्ट करके आप देखोगे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें यही चीज सीखने का था बस, कि इक्वल टू के पकड़ लिया, फिर इंडिविजुअली तीनों ए बी सी का वैल्यू निकाला, फिर ए बी सी वॉज इन जीपी, तो जीपी का प्रॉपर्टी लगाते ही खट से आंसर आ गया। और ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाओ, ये चीज भी बहुत ही प्रोमिनेंटली बार बार यूज होगा कि अगर ए कमा बी कमा सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर उल्टा भी वैलिड है कि अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो ए कमा बी कमा सी विल बी इन एपी। इसको आप ऐसा याद रखो कि 2 टाइम्स ऑफ हाथी इज इक्वल टू घोड़ा प्लस गधा, तो घोड़ा हाथी गधा विल बी इन एपी, मतलब 2 से जो मल्टीप्लाइड है वो बीच में घुसेगा, और ए और सी में से आप किसी को भी फर्स्ट में किसी को भी सेकंड में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो हम लोग क्या है कि बार बार ना ये लास्ट वाले स्टेप तक नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन में, जैसे 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/y दिखाया हुआ। जनरली यू शुड बी very much capable of saying that 1/x 1/y 1/z are in GP from this upper statement 2/y is equal to 1/x plus 1/z। okay, इसके बाद में this was a very good question। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर में वही कॉमन रूट वगैरह का बात मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट होता है। पहले तो वो बात, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट रहने का मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट बनेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन वाज वेरी सिंपल, क्योंकि पहले इक्वेशन का एक ही रूट आया, मतलब वैसे तो हमने ढूंढा 2 अलग अलग रूट, लेकिन मिला हमको सेम रूट, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभार ऐसा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि कोई भी जो रूट होगा वो इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई कराया और करा के फिर हम लोगों ने रिजल्ट को अरेंज करने का ट्राई करा। आई होप कि ये भी याद होगा आप लोग अच्छे से। फिर दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी बताया प्रपोर्शन का। वन प्रॉपर्टी इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, अनदर प्रॉपर्टी इज ईच रेशियो प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भर भर के होता है। ठीक है, आप देखोगे कि मोर देन 60% ऑफ क्वेश्चंस of trigonometry will be solved by componendo and dividendo, so do remember that property, it is very important। और हमेशा आप नोटिस करना कि ये जैसे q plus p by q minus p लिखा हुआ है, तो ये एकदम डायरेक्टली आपको इंडिकेट कर रहा है, ये बोल रहा है कि भैया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना हम पे तो ही हम सॉल्व होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही उसी चीज का है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भविष्य में बहुत काम आएगा आप लोगों। फिर इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास तो था नहीं, मेनली वही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही समझाना था, और इस वाले में तो कुछ भी नहीं था, फर्जी मैनिपुलेशन था इसके अंदर में, सारा अपन ने कर ही लिया। ठीक है, अब बताओ आप लोग, कराऊं और क्वेश्चन कि आज रहने दूं? सर रहने दीजिए आज को। सर आज इंटरनेट बहुत अनस्टेबल। हाँ वो मेरे को भी लग रहा है, इसीलिए मैं आज थोड़ा रुकने के विचार में हूँ, तो मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं आप लोगों पे। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू आज के लिए, आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास अपना सैटरडे को। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, ओके, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।